नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। देश जब-जब संकट में फंसता है और उसके सामने बड़े मुद्दे मुँह-बाहे खड़े होते हैं, तो नरेंद्र मोदी या तो सैर-सपाटे पर चले जाते हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और या फिर वो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। अब जबकि अमेरिका लगातार किस तरह से आँखें दिखा रहा है हिंदुस्तान को और लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हिंदुस्तान के दबाव किस तरह से अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में मोदी झुक गए हैं, या मैं कहूं अमेरिका के दबाव में भारत झुक गया है, और क्योंकि उसने उनकी पोल खोल दी है। इन तमाम सवालों के जवाब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को देने हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष इन तमाम सवालों के जवाब मांग रहा है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, या फिर शेयर बाजार की बात हो, या फिर अमेरिका के टैरिफ लगाने की बात हो, अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से भेजा गया, या फिर वो मुद्दे हो, नई शिक्षा नीति हो, या फिर तमिलियंस को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर आकर इसका जवाब दें और इस पर सही से चर्चा की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में कहां चले गए हैं? मॉरिशस। 2 दिन के वो मॉरिशस दौरे पर चले गए हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ देश में क्या हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र और संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और कौन उड़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके विधायक और उनके अंडर में काम करने वाली पुलिस। किस तरह से होली का एक त्योहार है जो सब हम न जाने कितने सालों से मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर या रंग लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस तरह से। अब इस त्योहार को भी आप ये देखिए कि किस तरह से इस त्योहार को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया है। एक मंत्री कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को इतनी ही अगर इतना ही उनको ये लग रहा है होली को लेकर कोई परेशानी है, तो वो क्यों नहीं तिरपाल का बुर्का या फिर हिजाब बनाकर पहन ले। ये मर्दों के लिए कहा गया। तो दूसरी एक विधायक है उत्तर प्रदेश की, वो कह रही हैं कि क्यों नहीं अस्पताल में एक अलग वार्ड जो है वो मुसलमानों के लिए बना दिया जाए, यानी कि अब अस्पतालों में हिंदू और मुसलमान वार्ड्स होंगे। और इससे पहले तो आपको पता ही है कि किस तरह के बयान लगातार होली के त्योहार को लेकर दिए जा रहे हैं, क्योंकि होली और रमजान में आने वाला जो जुमा है वो एक साथ पड़ रहा है। और ऐसे में आपको इन तमाम गैर जरूरी मुद्दों में इस तरह से उलझाया जा रहा है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, और किस तरह से लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ताकि आप जो जरूरी मुद्दे हैं, आप सरकार से जो सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल आप उनसे ना पूछें और इन्हीं तमाम मसलों में आप उलझे रहें। कभी औरंगजेब, कभी बाबर की आपको याद दिलाई जाएगी, कभी इस तरह की फिल्म लाई जाएगी जिसमें आपको उलझाया जाएगा, तो कभी त्योहारों के नाम पर हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा किया जाएगा। और इसी बंटवारे के को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगता है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके कि उसको सत्ता हासिल हो जाएगी और जरूरी मुद्दों से भटका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार जरूरी मुद्दे उठा रहा है। आज जब मणिपुर का बजट पेश किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और ऐसे में बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसको लेकर गौरव गोगोई अपनी बात को रख रहे थे। अब आप ये देखिए कि विपक्ष की आपके साथ आप आए नहीं, देखिए कि अगर जब वो बाहर इन मुद्दों को उठाते हैं पार्लियामेंट के बाहर, तो उनके साथ क्या किया जाता है। इलेक्शन में कैसे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता है, कैसे ईडी, सीबीआई, आईटी उनके घरों, दफ्तरों पर पहुंचाई जाती है। जब वो पार्लियामेंट के अंदर अपने इन मुद्दों को उठाते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, तो वहां पर भी उनके साथ जो लोकसभा स्पीकर हैं, राज्यसभा स्पीकर हैं, किस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं कि उन्हें अपनी बात तक नहीं कहने देते हैं। इतनी रोका टोकी होती है, इतनी बार टोका जाता है कि वो जो अपनी बात कह रहे होते हैं उसकी पूरी रिदम ही टूट जाती है। और जब दूसरी तरफ पक्ष में बैठे हुए, यानी कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो अपनी बात को कह रहे होते हैं, तो कैसे उनको एक आराम से एक फील्ड दिया जाता है ताकि वो जो भी बात कहना चाहे, जिस भी तरह से कहना चाहे, वो कह सकें। एक ऐसी बानगी आज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब गौरव गोगोई और निर्मला सीतारमण के बीच में नोकझोंक हुई, और उसमें आप ओम बिरला का रवैया जरूर देखिएगा। देखिए आप ये पूरी नोकझोंक। By them, and how many times he was not even allowed to speak in the house. They stood in the well and shouted, will the honorable member Tarun Gogoi
his son, Gaurav Gogoi, apologized for the number of times they've called abusive names to the PM. Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. इससे वो बातचीत करते हैं। प्लीज देश के देखिए, पक्ष ऐसा नहीं में है। अब बैठिए आप देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे नॉट हैं? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। हाँ, माइक बंद हो जाएगा। सर, हमें किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं निगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने निगोशिएट किया। तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ घटाएगा, और ये भी हम जानना चाहते हैं क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने ये सोचा है? देखिए माननीय सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। 2-6 में क्लियर नियम प्रक्रिया है। तो अभी आपने यहाँ पर सुन लिया गौरव गोगोई को, और आपने सुन लिया निर्मला सीतारमण को भी, और आपने सुना फिर ओम बिरला को भी, और आपने देखा होगा कि किस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ पर ओम बिरला, जो कि एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां पर उन्हें किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जहां पर किसी पार्टी की पार्टी उन्हें नहीं बनना है, लेकिन लगातार आपने देखा होगा चाहे जगदीप धनखड़ हो या फिर ओम बिरला हो, वो किस तरह से विपक्ष के साथ रवैया इख्तियार करते हैं। और जगदीप धनखड़ तो बाकायदा तौर पर लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आज भी हमने देखा कि जब राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बातों को रख रहे थे तो किस तरह से उन्हें रोका टोकी की गई और उन्हें भी ये कहना पड़ा ये किस तरह का तानाशाही रवैया है। और अभी भी आप ये देखिए, ओम बिरला कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल बात करेंगे, तो अब आप ये सोचिए कि जहां पर सांसद चुनकर आए हैं, जिन्होंने जनता ने जिनको चुनकर भेजा है कि वो उनके जरूरी मुद्दों को उठाएं, सरकार से जवाब दें, या फिर जो सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो जनता को वहां पर बताए, अगर वहां पर पॉलिटिकल बात नहीं होगी तो फिर कहां पर पॉलिटिकल बात होगी, ये बड़ा सवाल है। यानी कि पॉलिटिकल बात से सीधा सीधा उनका मतलब था कि मोदी पर आप किसी तरह का कोई सवाल मत उठाइए, आप इस तरह के सवाल मत उठाइए कि वो विदेश यात्रा पर चले गए हैं जब अमेरिका ने टैरिफ हिंदुस्तान पर थोपा है, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या भारत भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि पीयूष गोयल अमेरिका गए थे। क्या आपको पता है? आप चाहे तो पीयूष गोयल की पूरी ट्विटर टाइमलाइन जाकर आप चेक करें, अगर आपको एक भी ट्वीट इस बारे में मिल जाए कि वो अमेरिका गए थे, वहां से लौटकर आए हैं, तो क्या कुछ हुआ है, किससे उनकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, टैरिफ को लेकर क्या बात हुई है, क्या वो टैरिफ कम करेंगे, क्या किस तरह की नीतियां अपनाई जाएंगी, क्या भारत भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा, ये जो पूरा का पूरा ट्रेड अफेयर दोनों की कंट्रियों के बीच में है, यह कैसे आगे बढ़ेगा, इस तरह की कोई बातचीत आप नहीं देखेंगे, क्योंकि बंद दरवाजे में बातचीत हुई, बंद दरवाजे में ही खत्म हो गई। और आपको ये पता है कि कैसे नरेंद्र मोदी गए और उसके बाद पीयूष गोयल गए, उससे पहले एस जयशंकर गए, उसके बाद भी अमेरिका के तेवर किस तरह के हैं, ट्रंप के तेवर किस तरह के हैं। और यही सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, यही सवाल
गौरव गोगोई ने भी उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये मामला किसानों का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, एमएसएमई का है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर अमेरिका टैरिफ लगाने जा रहा है, रेसिप्रोकल, और इससे बड़े पैमाने पर देश के जो उद्योग सेक्टर हैं उस पर असर पड़ेगा। इसका जवाब भारत की सरकार को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। लेकिन वो कहां चले गए हैं? वो विदेश यात्रा पर चले गए हैं। उससे पहले वो कहां गए थे? गिर के जंगलों में गए थे। और फिर कहां गए थे? वो वनतारा गए थे। फिर गुजरात के दौरे पर चले गए थे, जहां के अभी गुजरात में कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। और इस सब के बीच आपको किसमें फंसाया जा रहा है? आपको फंसाया जा रहा है होली और रमजान में, आपको फंसाया जा रहा है मंदिर और मस्जिद में। आपको किस तरह से तमाम तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार लोकतंत्र और संविधान को धता बताकर ये सब कुछ किया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। दो खास मेहमान आप देख सकते हैं। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पीयूष पंत जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर मेरे कार्यक्रम में आप उनको देखते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। ओमकारेश्वर जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये पूरी नोकझोंक आपने देखी होगी। यहाँ पर हर वो जरूरी मुद्दा था जो उठना चाहिए था, जो यहाँ पर गौरव गोगोई उठा रहे थे, लेकिन ओम बिरला कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल बात अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? और आपने ये भी देखा होगा, जब गौरव गोगोई बोल रहे हैं तो कैसे उनको लगातार इंटरप्ट किया जा रहा है, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, और ओम बिरला की तरफ से रोका जा रहा है। और जब निर्मला सीतारमण बोलती है तो कोई इस तरह की बात नहीं होती है। तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है विपक्ष को ना तो पार्लियामेंट के अंदर मिल रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर मिल रहा है, ना उन्हें बाहर बोलने दिया जा रहा है, ना उन्हें अंदर बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। राम मनोहर लोहिया नेहरू की नीतियों के बड़े कठोर आलोचक थे, कटु आलोचक थे, और हाउस में खूब जम के बोला करते थे। एक बार जब उन्होंने नेहरू की नीतियों की आलोचना हाउस में सदन में करनी शुरू की, तो कांग्रेस के सदस्य, अनेक सदस्य खड़े हो गए, हंगामा करने लगे सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंच की तरफ से। तो नेहरू उठ खड़े हुए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय अपने सदस्यों को कहा, कांग्रेस के सदस्यों को कहा कि ये लोहिया जी हैं, इनकी पूरी बात सुनिए, इनको टोकिए मत, इनकी बात सुनिए, सीखिए, समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो इनकी आलोचना को आप टोकेंगे नहीं। आज दौर दूसरा है। आज प्रधानमंत्री उठ के अपने सदस्यों को रोकें, ये तो दूर की बात है। यहाँ तो लोकसभा अध्यक्ष ही बार बार उनको बोलने नहीं देते, विपक्ष को उनकी बातों को रिकॉर्ड पे नहीं आने देते। कई बार अगले दिन पता चलता है कि हम लोगों ने जो बात कही थी वो तो रिकॉर्ड से निकाला जा चुका है। ये निष्पक्षता का दौर जो है वो खत्म हो चुका है पार्लियामेंट से, और इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी जब आपने ये तय कर लिया कि हम डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 93 के हिसाब से डिप्टी स्पीकर का पद होना जरूरी होता है। लेकिन और पिछले पहले टेन्योर में, फर्स्ट टेन्योर में 2014 से 19 के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो आपको याद होगा अन्ना डीएमके की एमपी थम्बीदुरई वो डिप्टी स्पीकर चुने गए थे। उसके बाद से डिप्टी स्पीकर सेकंड टर्म में भी नहीं रहे, इस थर्ड टर्म में भी नहीं रहे। अपोजिशन डिमांड करता रहा कि होता यह है कि स्पीकर अगर रूलिंग पार्टी से होते हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अपोजिशन को दे दिया जाता है। यही लोकतंत्र है। लेकिन उस पद को दिया ही नहीं गया, उस पर चुनाव ही नहीं कराया गया, तो मंशा आपको साफ दिखाई देती है। आप लोकसभा देखें, आप राज्यसभा देखें, तो बात बात पर टोका टाकी विपक्ष के सदस्यों के साथ की जा रही है। वो बजट पर बोलते हैं, बजट पर बोलते हुए टैरिफ का सवाल उठाते तो कहते हैं आप बजट पे बोलिए, टैरिफ में मत बोलिए। कोई किसी बात पे बोलने नहीं देता, कोई किसी बात पे बोलने नहीं देता। गौरव गोगोई को जिस तरह से आज टोका जा रहा था, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप हर दिन पार्लियामेंट में देखिए, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कितने भी वरिष्ठ सदस्य हो, उन सबको टोका जाता है और बोलने से मना किया जाता है। संघ पार्टी नहीं रही है। बीजेपी ये सोचे कि कल को वो भी ऑपोजिशन में होगी, क्या उसके साथ यह व्यवहार होगा तो उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और अपोजिशन में रहते हुए उसने भी तमाम तरह से सवाल उठाए हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो ये जो परंपरा है वो टूट गई है।
आज देश इस स्थिति में, जो आर्थिक स्थिति हमारी डांवाडोल होती जा रही है, जो सेंसेक्स बुरी तरह से गिरता चला जा रहा है, सब जगह अफरा तफरी का माहौल है मार्केट में, लोग चिंता में पड़े हुए हैं और सरकार को चिंता ही नजर नहीं आती। सरकार के मुखिया जो कहते हैं कि 18-18 घंटे काम करते हैं, वो 8-8, 9-9 घंटे शूटिंग में बिता रहे हैं, और वो भी वाइल्ड लाइफ के साथ, वन्य जीवों के साथ, और वो भी ऐसे वन्य जीव ऐसी जगह पे जो कि लीगली अलाउड नहीं है। कैसे वहां पर वो वन्य जीव जो है एक एक वानतारा में अलाउ कैसे हुआ? इसका भी कोई नियम है ना, इसका भी कोई कानून है ना। आप वहां पहुंच जाते हैं, आप वहां वाइल्ड लाइफ का आनंद उठा रहे हैं, आपको बयान दे रहा है, हर रोज हमें नीचा दिखा रहा है, हम उसका कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। उसी अमेरिका के ओवल हाउस में एक छोटे से कंट्री जेलेंस्की के राष्ट्रपति को हमने देखा कि वो किस तरह से अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए, अपनी बात कहने के लिए वो अमेरिका वर्ल्ड के सुपर पावर से, वो उसके प्रेसिडेंट से लड़ रहा है, और आधी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई। आज किस तरह से अमेरिका के संबंध जो है कनाडा से खराब हुए, मैक्सिको से खराब हुए, तमाम दुनिया से, नाटो से उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए हैं, नाटो ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी शुरू की है। चीन ने सख्त लहजे में कहा है कि इफ इट इज अ वॉर, इफ वेदर इट्स टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और एनी अदर वॉर, वी आर रेडी टू फाइट इट आउट। ये भाषा है लोगों की अमेरिका को जवाब देने की। हम हैं कि बोलते ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ। हमारे इमिग्रेंट्स को इलीगल कह के, और इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे गए थे, जो भी रूट पहले से रहा होगा उसमें गए हैं, अब आपने उसको इलीगल कह दिया, ठीक है फाइन, आपके कानून के अनुसार अगर इलीगल है तो आप उनको वापस भेजें। लेकिन नेपाल के नागरिक को आप बिना हथकड़ियां बेड़ियां लगाए भेजेंगे, और भारत के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के सैनिक विमान में भेजेंगे, और तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री देश कुछ कह नहीं पाएगा। ये कैसी बात है? ये कैसा डंका बज रहा है? ये कैसा डंका बज रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। हमारा जीडीपी जो 3.5 गुना होना चाहिए था, वो 2.5 गुना भी नहीं हो पाया है। आप कैलकुलेट कीजिए कि 2014 में क्या जीडीपी थी हमारी, आज 2024 में क्या रह गई। आप मनमोहन सिंह से तुलना कीजिए। ये जो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाते हैं कि हम तो चौथे नंबर के, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो चुके हैं और हमारा जीडीपी ग्रोथ इतनी फास्ट हो रहा है, इससे मत तुलना करिए जनाब। तुलना करिए कि मनमोहन सिंह को 2004 में जब सरकार मिली थी, तो 2014 में उन्होंने उस जीडीपी को किस स्पीड से बढ़ाया था, कहां पहुंचाया था, और आपने इसको 2014 से लेकर 2024 में किस स्पीड से बढ़ाया, कहां पहुंचाया है। कितने करोड़ का, कितने लाख करोड़ का आपने नुकसान कर दिया इस जीडीपी में। उसका कैलकुलेशन हम किसी और दिन जब आप इस विषय पे बात रखेंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि इससे देश को कितना नुकसान हुआ है, जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को, किसानों की आय को, और जो बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, ये आंकड़ों के माध्यम से हम किसी दिन आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज जो हो रहा है पार्लियामेंट में, आप डिस्कशन तो करने दीजिए। आप, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि यहां पर जो भी स्टेटमेंट लिया जाता है उसका असर पड़ता है मणिपुर में, इसलिए सोच समझकर बोला जाना चाहिए। मान्यवर संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी सरकार है और मणिपुर में आपकी सरकार है। इस दरमियान आपने कौन सा बयान दिया, कौन से एक्शन लिए, कौन सा कदम उठाया जिसकी वजह से यह हालत पहुंची है? पहले तो इसको बताएं ना कि मणिपुर की ये हालत करने के पीछे आपकी कौन सी नीतियां रही हैं। वहां एक आर्म्ड ग्रुप है, आरामबाई टेंगोल। उस आरामबाई टेंगोल ने हाल में अभी हथियारों के साथ समर्पण किया है। सैकड़ों की संख्या में हथियारों के साथ उसने समर्पण किया है। पूछना चाहिए कि ये आत्मसमर्पण करने से पहले उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये किसने खड़ा किया था? अगर अपोजिशन ने खड़ा किया था, सबको अंदर बंद कर देते, सबको, सबके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन आप उससे सरेंडर करवा रहे हैं, उससे सरेंडर करवा रहे हैं जो आरामबाई टेंगोल मणिपुर के सारे विधायकों की पैरेड करवाता है, और वो उससे लाइन में खड़ा करता है। किसने उसको इतनी ताकत दी? एक एनजीओ को, एक आर्म्ड ग्रुप को, किसने उसको सपोर्ट किया? आप क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं उसको? क्या आप ही थे उसके पीछे? आप ही खड़े थे उसके पीछे? मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार है। आप इतने समय बाद बीरेन्द्र सिंह को हटाते हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय तक उस पर टिप्पणी करता है। क्या हो रहा है? और आप हाउस में चाहते हैं कि डिस्कशन भी ना हो। जो स्थितियां बिगड़ रही हैं उसको सुधार,
डिस्कशन से क्या होता है महोदय कि कुछ न कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ न कुछ अच्छी पॉइंट्स आते हैं, जिसको लेके अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे सुधरेंगे? किसी भी विषय पे आपने जो इस देश में डेलिबरेशंस को बंद कर दिया है। डिबेट और डेलिबरेशंस पार्लियामेंट में ही होते थे या कैबिनेट में होते हैं? कैबिनेट में कहां होता है? कौन लोग बैठते हैं? कौन सा फैसला करते हैं? कभी तो पता नहीं चलता, जो फैसला आता है वो आ जाता है सामने। तो डिबेट और डेलिबरेशंस आप खत्म करेंगे और इंडिया को, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे 2047 तक। इंडिया से भारत कहने की बात कहने वाले, क्या संविधान के प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है साफ साफ कि इंडिया दैट इज भारत? तो अब क्या बदलने की जरूरत है? क्या आपको प्राग ऐतिहासिक काल मोहनजोदड़ो का भारत बनाना चाहते हैं? इस समय दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया को भारत बना देना चाहिए, इससे बड़ा अच्छा हो जाएगा, इससे रोजगार बढ़ जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी, इससे हमारी विश्व की ताकत बढ़ जाएगी। बिहार में सीता माता का मंदिर बन, सीता माता ही नहीं, हमारी जितनी माताएं हैं, दुर्गा माता हो, पार्वती माता हो, लक्ष्मी माता हो, सरस्वती माता हो, सबकी मंदिरें बना दीजिए। अगर उससे भारत के महिलाओं का सम्मान, उनके खिलाफ अपराध रुक जाओ, उनको कोई रोजगार मिल जाता हो, उनका कोई उनके साथ कोई बेहतरी हो जाती हो, तो करिए। आप अकबर तुगलक रोड का नाम बदलेंगे, क्या मतलब है? ये सब ये कर क्या रहे हैं? क्या वास्तव में आप लोग दिमाग से खाली हो चुके हैं? आपको कुछ भी नहीं आता कि भारत को प्रगति के रास्ते पे कैसे ले जाएं? ये प्रगति का रास्ता है कि पीछे ले जाने का रास्ता है? ये पीछे ले जाने का रास्ता है महोदय, ये आगे ले जाने का रास्ता नहीं है। आप रोजगार पे किसी दिन बात नहीं करते, महंगाई पे किसी दिन बात नहीं करते। आप अभी ये जो पीएम श्री योजना, स्कूल की योजना आपने लॉन्च की है, उसमें क्या कर रहे हैं आप? जितने भी नवोदय केंद्रीय विद्यालय हैं उनका नाम बदल के पीएम श्री योजना कर रहे हैं। अगर आप उसको सुधारना चाहते तो उसी को धन दे देते, प्रधानमंत्री की तरफ से उसी को धन चला जाता। आफ्टर ऑल बिल्डिंग वही रहेगी, कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक वही रहेंगे, स्टूडेंट वही रहेंगे, स्कूल का नाम बदल जाएगा, केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से वो पीएम श्री विद्यालय बन जाएगा। इससे क्या बदल जाएगा? आपने तो कहा था कि भारत को विश्व का जो है वो ग्लोबल सेंटर फॉर एजुकेशन हम बनाएंगे, ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। कितने यूनिवर्सिटीज को आप बना पाए? आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर कर देंगे तो उनके डॉक्टरों को भी उसे ही चिकित्सक का नाम दीजिए। किसी इस तरह का झोला छाप जो चिकित्सक होते हैं, कहते हैं कि वहां के डॉक्टर तो अब ये कहे जाएंगे। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहते हैं आप? 4 दिन पहले तक आप यमुना को गाली दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल को, कि यमुना साफ नहीं हुई, और चौथे ही दिन आप थाली लेके पहुंच गए उसमें आरती करने के लिए। मतलब 4 दिन में इतना साफ हो गया, यानी पहले से साफ था। और नहीं तो आप ढकोसला कर रहे हैं। आप क्रूज चला देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसको वो चलाना चाहेगा तो उसको आप परमिशन नहीं देंगे। ये देश देख रहा है कि आप लोग किस तरह से, आपको याद होगा वहां पे अहमदाबाद, वहां पे गुजरात में एक सी प्लेन उड़ाया गया था। पूछिए जरा वो सी प्लेन कहां उड़ रहा है आजकल? हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस खर्च कर देते हैं आप किसी भी योजना पे। पूछिए जरा आपकी आदर्श ग्राम योजना कहां है? का आदर्श सांसद ग्राम योजना जो आपकी थी, वो सब जगह बनाने का, वो मॉडल सिटीज कहां है आपके? स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज कहां पर हैं आपके? तो जो सिचुएशन है, आप कितना, ये सब चीजें छुपी हुई नहीं रहती है ना। ये सब चीजें आजकल गूगल की दुनिया है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। हर आदमी सर्च कर लेता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई इस समय ये है, और जरूरत इस बात की है कि आत्मावलोकन करें, देखें कि वास्तव में भारत के ऊपर कौन सा नया संकट आने वाला है, जो अमेरिका से शुरू हो रहा है, जो ग्लोबल रिसेशन का दौर शुरू होगा। आज अमेरिका में जो है वो शेयर मार्केट, वो नैस्डैक इतनी बुरी तरह गिर रहा है, उसको लाखों करोड़ का डॉलर का नुकसान हो रहा है। क्या उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा? क्या 2 अप्रैल से वो ट्रेड टैरिफ बढ़ाएगा तो उसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा? क्या आप ट्रेड टैरिफ कम करेंगे तो इसका भारत पे असर नहीं पड़ेगा? ट्रेड टैरिफ कम करेंगे तो इसका भारत के कृषि उद्योग पे, किसानों पे, गन्ना किसानों, कपास के किसानों पे, सोया के किसानों पे कितना बुरा असर पड़ने वाला है? क्या इस पे बहस नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में? क्या पार्लियामेंट के लोगों को आप अपना दुश्मन समझते हैं? क्या आप उनसे विचार नहीं लेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं कि भाई आलोचना के तौर पे ये भी बताओ कि हमें क्या करना चाहिए?
ये तो वक्त था कि आप सबको कॉन्फिडेंस में लेते, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेते, लेकिन आप कभी जंगल में घूम रहे हैं, कभी मॉरिशस जा रहे हैं, लगता है देश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति बिल्कुल है बुशरा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बिल्कुल, आपने वाक़ई में तमाम जो पूरे हालात हैं और उसको एक तरह से खोलकर आपने यहाँ पर पूरी तरीके से रख दिया है और सवाल यही उठ रहे हैं कि जब देश इतनी मुश्किल में है, तो प्रधानमंत्री सैर-सपाटे में जा रहे हैं, सैर-सपाटे कर रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और उनके जो भक्त मंडली है पूरा या कि जो मीडिया है, जो गुलाम हो चला है, वो पूरी तरीके से आप ये देखिए कि बताने में मशगूल है कि कैसे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं, 74 साल उनकी उम्र है, 75 के वो होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए वो किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे साउथ और नॉर्थ में बांटा जा रहा है देश को, हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग में बांटा जा रहा है देश को। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो तमिलियंस को किस तरह से अनकल्चर्ड बता रहे हैं और किस तरह के सभ्य भाषा का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान में आपको बांटा जा रहा है, यानी कि हर तरफ सिर्फ बंटवारा है। मणिपुर में कुकई मैती में बांट देंगे, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, फिर साउथ और नॉर्थ में बांटेंगे, हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग में बांटेंगे और चारों तरफ से बंटवारा होगा और सबके जरिए वो तमाम जरूरी मुद्दे जो अभी ओमकारेश्वर जी ने उठाए उन सब से आपका ध्यान भटकाया जाएगा। और लेकिन पीयूष जी, आखिर कब तक ये ध्यान भटकाने की सियासत पे बीजेपी कामयाब होती रहेगी? कभी तो उसको जवाब देना होगा और लगातार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उन जब भी वो सवाल उठाता है, आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ क्या कुछ किया जाता है। देखिए बुशरा जी, ये दीगर है कि जवाब तो देना होगा और डेमोक्रेसी में का पहला ये नियम है कि आपको जवाब देना होगा और आपको विपक्ष का जवाब देना होगा। लेकिन सवाल यही कि सत्ता पक्ष क्या डेमोक्रेसी को मानता है? क्या उसका विश्वास है लोकतंत्र में? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उसका विश्वास है? क्या विपक्ष पे उसका विश्वास है? जिस विपक्ष को लगातार वो जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट बनाने पे तुला रहता है, जिसको वो कुछ नहीं मानता समझता है, जिसको कि नंबर्स में कम होने के बाद जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता रहा और अब तो नंबर भी विपक्ष का ज्यादा है, तब भी ये हालात हो रही है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये साफ साफ है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि वो जवाब दें, क्योंकि वो जो एक एरोगेंस है जो लगातार सत्ता में आने से आता है और ऐसे लोगों का जिनका कि लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू हुई नहीं है, जो एक तरह से थोप दिए गए हैं, जो सिर्फ जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रचारक का जिन्होंने काम किया लगातार, वो सिर्फ अपने आइडियोलॉजी का प्रचार ही, संघ की आइडियोलॉजी का प्रचार करते रहे, वो अगर गद्दी पे बैठ जाए, पहले मुख्यमंत्री गद्दी पे, जिनका मतलब पॉलिटिकल बीजेपी की कह लीजिए उनकी जो पॉलिटिकल विंग है उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी भूमिका नहीं थी, और वो जो है कि गुजरात की गद्दी में बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है केंद्र में बैठ जाते हैं। तो जिस तरह से जो है दिख रहा है कि किस तरह से इनसेंसिटिव है, आप देखिए अभी ओंकारेश्वर जी ने ये बात साफ साफ सारी कुछ कह दिया खुल के, और यही परिदृश्य है इस समय। लेकिन महोदय जो है कि वो जो है कि कहाँ घूम रहे हैं, मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं। और देखिए उसमें भी एक उद्देश्य है, वो है बिहार का चुनाव, क्योंकि मॉरिशस में बिहार मूल के जो बिहार के बहुत से लोग बसे हुए हैं और एक कार्यक्रम भी उनका वहां पे है बिहारों वालों के बीच में जो है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव को टारगेट करके और वही जीतने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, जबकि यहाँ हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए, और आज जो गौरव गोगोई ने सवाल पूछा, या उसके पहले राहुल गांधी ने कल जो सवाल पूछे थे, उसका टोका टोकी जिस तरह से की गई स्पीकर के द्वारा, बहुत ही ज्यादा मतलब ये इस पे सवाल उठाया जाना चाहिए। मतलब आखिर आप जो पूछेंगे तो बजट पे अगर आप बात करेंगे तो बजट से जुड़े तमाम आर्थिक मसले होते हैं। अगर टैरिफ का मामला हो रहा है, अमेरिका जिस तरह से कर रहा है, हालात क्या बनेंगे, जो लोग प्रभावित होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जिस तरह से भारत के जो है कि उत्पाद जो है वो प्रभावित होंगे, वो तो अब जो है कि क्या नाम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है कि घुसपैठ करने की सोच रहा है। उसने ये बात भी कर ली है कि आपको वो भी खोलना पड़ेगा हमको। जब तक
अभी तक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना दबाव था, और ये बाकी पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने ये जानते हुए, कि मुझे याद है जब गैट का मामला चला था और जब यूपी सरकार थी उस टाइम में भी बहुत प्रेशर था वर्ल्ड बैंक का उनके ऊपर, लेकिन इतने ज्यादा लोगों का आंदोलन था, सामाजिक संस्थाओं का जो है उन्होंने इतना आंदोलन किया था, जंतर मंतर में तमाम इतनी आवाज उठी थी, मीडिया में आवाज उठी थी, तो यूपी सरकार को जो है वहां से अपने जो है पैर खींचने पड़े थे, और वो उस तरह से सरेंडर नहीं किया गया। लेकिन अब जो चीज सरकार है उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाना है, या वो देश कोई भी दबा दे, क्योंकि इनके लिए इस देश का सम्मान का कोई मतलब नहीं है। इनका जो है कि अपनी पब्लिसिटी हो जाए, अपना सब कुछ हो जाए, बस वही चाहिए। आप मतलब आप देखिए तब पूरा जो है कि आप अभी जहां गए वो जो है कि अंबानी के वहां पे किस तरह से वो पूरा सारे नियम, आप जो है लोकसभा में जो है स्पीकर साहब जो बार नियम कानून की बात करते, और नियम कानून को क्या ये सरकार फॉलो करती है क्या? ये सरकार तो सब नियम कानून को की धज्जियां उड़ा के चलती है, उसको लगता है कि जो हम कह दें वही कानून है। इसी तरह से काम चल रहा है। अभी देखिए चुनाव आयोग पे दबाव पड़ा तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आज की खबर है, और कि चुनाव आयोग ने सारे दलों से जो है कि ये सुझाव मांगे। अरे भाई, सुझाव क्या आप मांग रहे हैं? तो सारे आपकी जो गड़बड़ियां वो तो सारे वो दिखाई जा रही हैं, चाहे वो जो है कि आपके क्या नाम जो भी जो है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, आप जो है जो नियम बदल दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स मांगने पे, आप जो है कि जो मतदाता सूची को के लिए 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, तो ये चीजें तो इनको दूर कीजिए ना आप उसमें, और सुझाव का क्या मतलब है? ये जो है टालने वाली और दिखाने के लिए कि भाई हम तो देखिए हम तो चल रहे हैं और मांगते हैं और काम कर रहे हैं उसी तरीके से जिससे करना चाहिए, हम पारदर्शिता अपनाना चाहते हैं, कहाँ है ये? तो ये हर चीज का एक दिखावा करके ये अपने मनमानी काम करना चाहते हैं, और पूरी संसदीय जो डिबेट है उनकी धज्जियां उड़ा दी गई पूरी तरीके से। मतलब स्पीकर साहब जो है अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको बोलने दे, जिसको चाहे नहीं बोलने दे, विपक्ष को बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को लगातार तल टोकते रहे वो। राहुल गांधी ने जब मतदाता सूची को लेकर बात कही उस पे, तो वो लगे मैंने कौन सा बनाया, हमने नहीं बनाया। अरे उन्होंने वो बात ही नहीं, उनकी बात ही आप नहीं समझ रहे हो, बीच में जो है आप उनको टोक रहे हो। तो इस तरीके से ये चल रहा है। इसका देखिए इलाज क्या है? इलाज यही है कि जनता ही एक इलाज है और कोई रास्ता नहीं है। जनता लेकिन जनता के साथ भी धोखा हो रहा है, जिस तरह से जो है उसके मतों को जो है चुरा लिया जा रहा है। आप देखिए वो पूरा चाहे मतदाता सूची में जो है हेरफेर करके, चाहे वो मशीन के माध्यम से, चाहे जो वोट की गिनती के माध्यम से, तमाम तरीके से उनके मतों को, और जब वो चाह रहे हैं मॉक वोटिंग करना, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कोर्ट के आदेश पे, वो आप दे नहीं रहे हैं और आप जो है अमेंडमेंट कर देते हैं। तो तरीका क्या है? आप सिर्फ चुनाव को, ठीक है आप कहिए कि जनता हमें चुन के भेज रही, देखिए उनका एक ही आर्गुमेंट होता है, किसी से भी बात कर लीजिए आप भाजपा वालों को, कि हमें तो जनता चुन रही है, जनता तो हमारा मोहर लगा रही है। जनता कैसे चुन रही है? आप इसके कारण तो देखिए, क्या आप जनता को चुनने दे रहे हैं निष्पक्ष रूप से? आपने पूरे तरीके चुनावी प्रक्रियाओं को इस तरह से प्रभावित कर दिया है कि वहां पे एक निष्पक्षता का कहीं कोई पैमाना ही नहीं बचा है। वहां पे तमाम सबूत, अब तो सबूत सामने आ रहे हैं और उन सबूतों को धता बताया जा रहा है। तो देखिए जनता ही तय कर लेगी तो ये मानेगी। अभी देखिए फरीदाबाद की एक अभी परसों की 2-4 दिन पहले की घटना है, वहां पे जो है कि लोकल बॉडी का चुनाव था, वहां पे जो है कि शहरी इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी का जो इलाका माना जाता है, वहां पे मुश्किल से 20% जो है वोटिंग हुई है वहां, जबकि संघ ने और भाजपा ने बहुत काम किया वहां पे। तो एक जनता को उदासीनता पैदा हो रही है, लेकिन उदासीनता के बदले जनता जो है एक इफेक्टिवली जो है कि इनके खिलाफ मतदान जब तक नहीं करेगी या वो सड़कों पर नहीं आएगी कि अगर हमारे मतों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उनको चुरा लिया जा रहा है, तो हम इसका जवाब चाहते हैं, तो इसका नहीं है, क्योंकि ये लोगों को इतना दम आ चुका है कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए इसी तरह जो है कि तमिलनाडु का मसला हर कोई जानता है किस तरह से एक पॉलिटिकल कलर उसको दिया जा रहा है और उसके तहत ही जो इंटेंशनली ये सब किया जा रहा है।
लेकिन आप अनसिविलाइज्ड बोल रहे हैं, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री। मतलब आपकी भाषा क्या है? मतलब आपको सोचना चाहिए। आप जो है कि दक्षिण और नॉर्थ के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह की आप शेड्यूल कास्टों के प्रति जो आपका नजरिया रहता था लगातार पहले, उसी तरीके से आप जो है दक्षिण वाले लोगों को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको गंवार, अनपढ़ गंवार, इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उनका कहीं भी डेवलपमेंट, विकास का स्तर आपके उत्तरी भारत से बहुत ज्यादा है। उनका पढ़े लिखने का, साक्षरता का स्तर बहुत ज्यादा है। उनका उनका स्किल के डेवलपमेंट का स्तर कहीं ज्यादा है। अभी जो है वो आया था, वो जो है जिसपे इकोनॉमिक, जो जो आपका क्या नाम, पूरा का पूरा वो जो उसका एक एक सारणी आई थी, जिसमें आर्थिक पादान पादान पे जो है, तो वो साउथ के स्टेट तमिलनाडु और केरल टॉप के दो दो राज्यों में वो दिखाए गए थे। तो उसको आप जी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपका दम्भ है, ये आपका अज्ञान भी मैं मानता हूं, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल एजुकेशन भी नहीं हुई है, इनकी जो है डेमोक्रेसी के बारे में एजुकेशन भी नहीं हुई है। ये सब लोग जो है कि मैं एक तरह से पढ़े हुए अनपढ़ इनको कहूंगा, और इनको सबसे बड़ा दम्भ है कि इनको चुनाव जीत जीत के ये आ रहे हैं लगातार। वो किस तरह से आ रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। तो अब यही हम उस चौराहे पे खड़े हैं कि जहां पे हमें जो है कि अब जनता ही अगर समर्थन में आती है और जनता ही कोई इलाज करती है, मुझे लगता है तभी कोई रास्ता दिखाई देता है। और इसी वहीं से बात निकलती है कि जन आंदोलन का ही ये रास्ता दिखाई दे रहा है। उसके बिल्कुल। अलावा जो है अब कि यही लगता बहुत है मुश्किल क्योंकि दिखाई दे जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है और अब ऐसे में लग रहा है कि जन आंदोलन ही इसका आखिरी रास्ता है। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये, मैं पीयूष जी आपके पास लौट रही हूँ एक और सवाल के साथ, लेकिन फिर सवाल ये है कि ओमकारेश्वर जी, जो सब कुछ देश में हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हमने उसका जिक्र किया, पार्लियामेंट के बाहर आप ये देखिए, हर आते त्योहार के बाद किस क्या कुछ किया जाता है त्योहार आने से पहले, चाहे वो रामनवमी हो, अब आप देख लीजिए होली है, ऐसा लग रहा है कि कभी इससे पहले होली इस तरह से हुई ही नहीं। क्या ये तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि रमजान में होली भी है, दो त्योहार एक साथ हैं। इससे पहले भी तो सब मिलजुल कर इसको मनाते थे। एक मंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि जो मुस्लिम मर्द हैं उनको तिरपाल का बुर्खा पहन लेना चाहिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं कि वहां वो अपनी तमाम जमीन जायदाद देने के लिए तैयार है ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर बना दिया जाए। तो दूसरी विधायक कह रही है कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बना देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उस पुलिस ऑफिसर के लिए कि वही पहलवान है, इस तरह की भाषा बोल रहा है और फिर इसमें गलत ही क्या है। तो लगातार आप ये देखिए कि शय कहां से मिल रही है। तो क्या फिर सवाल नहीं उठ खड़ा होता है कि आप इंडिया भारत में बांट रहे हैं, आप इसके अलावा नॉर्थ साउथ में आप बांट रहे हैं, हिंदी नॉन हिंदी में बांट रहे हैं, कुकी मैते में बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, होली रमजान में बांट रहे हैं, दिवाली ईद में बांट रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन अगर लगातार उनको सत्ता हासिल हो रही है तो उनको लग रहा है उनका फॉर्मूला काम कर रहा है। आवाज बयान पर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अगर कोई निष्पक्ष सरकार होती तो ऐसे लोगों के बयानों के खिलाफ सख्त कदम उठाती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे बयान देने से पहले अपने संविधान को पढ़ना चाहिए, पार्टी के संविधान को पढ़ना चाहिए, जिसमें वो लिखते हैं कि ये एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है। पहले उनको पार्टी आलाकमान से कहना चाहिए कि हमारी पार्टी के संविधान को बदल के इसको एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का नाम रख दिया जाना चाहिए। नेशनलिस्ट तो वो है नहीं, नेशनलिस्ट होने का नेशनलिज्म इसमें है नहीं। जिस वीर सावरकर की वो बात करते हैं, उस वीर सावरकर के ही अपने जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके विचार हैं, उनको पढ़ ले, क्योंकि आजादी के बाद जब उन्होंने भी विचार देने शुरू किए थे तो उन्होंने भी सर्व धर्म की बात की थी। विवेकानंद को पढ़ लें, जिनको आदर्श मानते हैं, कि वो सभी धर्मों के बारे में, समभाव के बारे में क्या कहते हैं। जो हमारा जो भारतीय जो शिक्षा पद्धति रही है, जो हमारा आदर्श रहा है, जो हमारे आदर्श वाक्य रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम करते हैं। हम जिस तरह से विश्व को एक मानते हैं, एक परिवार मानते हैं, तो इसमें घर में तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? ये किस तरह की बातें करते हैं? ये सांप्रदायिक बातें जो हैं वो पार्टी को, बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि अपोजिशन और देश की जो सेकुलर जनता है वो तो समझ चुकी है और उसने इसका बार बार जो है एग्जाम्पल दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रयागराज में
महाकुंभ के दौरान इतने बड़े भगदड़ में जो वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को, सनातनियों को अपने घरों में बिठाया, खिलाया, पिलाया, सुलाया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है गंगा जमुनी संस्कृति का। उन्होंने तो नहीं कहा कि यहाँ अलग से हिंदुओं को वहां ठहराना, मुसलमानों को यहाँ ठहराना, जबकि आपने मुसलमानों को वहां कुंभ में जाने की इजाजत नहीं दी थी, दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी थी, और इतना बड़ा भगदड़ हुआ, सब कुछ हुआ। आप सीख नहीं रहे हैं, आप इतिहास से भी नहीं सीखना चाहते हैं, आप जो वर्तमान चारों तरफ स्थितियां हैं उससे भी नहीं सीखना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि लोग इसमें भूले रहें और आपसे ये ना पूछ लें कि महोदय जॉब्स का क्या हुआ, हमारे बच्चों को नौकरियां आप कब देंगे, हमारे घरों को सुरक्षा कब देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा व्यवसाय करने की कब वो इजाजत देंगे, हमारे लिए महंगाई इतनी जो बढ़ा दी है, जो रुपए की कीमत इतनी आपने बढ़ा दी है। आप तो कहते थे कि रुपया की वैल्यू गिरता है तो देश की वैल्यू गिरती है, प्रधानमंत्री का वो क्या क्या गिरता है, आप सब कुछ गिराते थे, सोशल मीडिया में वो अवेलेबल है। अब क्यों नहीं गिर रहा है, आप उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो किसी भी चीज पे जो देश के फायदे के लिए है, राष्ट्र के विकास के लिए है, राष्ट्र को सक्षम, समृद्ध, शक्तिशाली बनाने के लिए है, उसको छोड़ के आप राष्ट्र को तोड़ने की बात कहेंगे और आप कहेंगे कि मैं राष्ट्रीय उसकी बात करता हूं, राष्ट्रीयता की बात करता हूं। ये राष्ट्रीयता है? जब आप देश को धर्मों में बांटेंगे और कल को आप युद्ध में जाएंगे तो आप कहेंगे कि विभिन्न धर्मों के लोग अपने घर बैठिए, सिर्फ हिंदू लड़ने जाएंगे वहां पे। क्या आप ऐसा कहने वाले हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? आपको खुद नहीं, सिर्फ ये समझ में आता है कि वाकई देर इज ए इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी काइंड ऑफ थिंग। आप दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं, आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा कि मैं करूं क्या, कैसे विकास करूं, क्या चीजें करूं, वो नजर नहीं आ रहा है आपको। कैसे रुपया को संभालूं, गिरते हुए रुपए को कैसे रोजगार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे दूं, ये उसको उससे ध्यान भटकाने का ये सब उपाय है। कभी धर्म लाइए, कभी हिंदू मुसलमान लाइए, कभी आपने मंदिर लाया तो था ही उत्तर प्रदेश में, सबसे भव्य मंदिर बनाया, हजारों करोड़ रुपए लगाए। अभी भी वो सोमनाथ मंदिर से नंबर 2 ही है कमाई के मामले में। एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता, अच्छा होता, लेकिन उससे आपको वोट नहीं मिला, क्योंकि इस देश की जनता स्वयं धर्म को और राजनीति को अलग अलग देखती है। हम घर में पूजा करते हैं, इसमें हम आपसे परमिशन नहीं लेते और ना आपका सर्टिफिकेट लेते हैं। समूचा बंगाल जो वामपंथियों का रहा है, सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा वहां होती रही है, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं लेती थी। वो सेकुलर होते हुए भी दुर्गा के पूजक थे, दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा की पूजा करने के बाद भी वो सेकुलर हो सकते हैं। तो आपसे महोदय सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि सनातन, अब आरएसएस के अनेक बड़े नेता तो वहां कुंभ में नहाने नहीं गए। आप सबसे ये सवाल पूछते हैं, आप कुंभ में नहाने गए क्या, आप वहां गए क्या, आप राम मंदिर गए क्या? आप पूछने वाले होते कौन हो भाई साहब? किसने आपको इजाजत दी कि आप पूछें कि राम मंदिर सरकार का है क्या? राम मंदिर जिस हिंदू महासभा ने शुरू किया था, उस हिंदू महासभा का है क्या? जो उमा भारती, विनय कटियार, जो अन्य बड़े नेता थे, जिस आडवाणी ने उसके लिए जीवन भर आंदोलन किया, आप कहां से खड़े हो गए? आप कब से आ गए उस हिंदू टेम्पल के लिए? तो ये सब आप लोग ढकोसला बंद करिए। जो हिंदू समाज है वो बहुत परिपक्व समाज है, वह अपने सनातन संस्कृति को जानता है कि सनातन संस्कृति कितनी उदार है। वो उसका पहला पन्ना पढ़ लेता है गूगल से, अगर उसके पास नहीं है तो। जो बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सनातन पे पहली किताब छपी थी, मैं दर्शकों से, श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि गूगल से उसको डाउनलोड करें, उसके पहले पन्ने को पढ़ें कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारी संस्कृति में क्या लिखा है। हमारी संस्कृति में इस तरह से नहीं लिखा। हिंदू संस्कृति को बदनाम मत कीजिए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अपमान की बातें नहीं करता है। हम लोग आक्रामक कभी नहीं रहे हैं। हमारे अंदर जो उदारता है, यही हमको विश्व का एक महान धर्म और वो संस्कृति बनाती है। यही हमारी पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। तो इसके बीच में आप ये सब चीजें लाते हैं और आप महत्वपूर्ण मुद्दों को आप छोड़े चले जाते हैं। अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? वोटर लिस्ट का काम तो वाकई आप नहीं बनाते, ये तो चुनाव आयोग बनाता है, लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं?
जब सवाल उठाया जाता है चुनाव आयोग पे, तो आपको भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष रहना है। अगर ये चुनाव आयोग पहले निष्पक्ष नहीं रहा होता महोदय, तो 2014 में आप जीत के नहीं आए होते। जो आप कुरैशी पे सवाल उठाते हैं कि यूएसएड से पैसा ले लिया, आप नहीं जीत के आते अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की होती। लेकिन आज अगर गड़बड़ी बिल्कुल। हो रही है तो सरकार को क्यों उसमें छनछनी लगती है कि नहीं मेरे खिलाफ सवाल उठ रहा है? इसलिए लगती है क्योंकि आपने ये तय किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्तों की नियुक्ति मैं करूंगा। तो आप करेंगे तो आपके ऊपर सवाल आएंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे कि 5 साल में अगर महाराष्ट्र में एक सर्टेन 45 लाख वोटर बढ़े, तो 5 महीने में 48 लाख कैसे बढ़ गए? 5 साल में 45 लाख और 5 महीने में 48 लाख अगर नहीं बढ़े हो तो इसको क्लैरिफाई कीजिए, इस पे डिस्कशन कीजिए, पार्लियामेंट में बताइए कि ये नहीं बढ़े हैं, ये गलत है। अगर वो मांग रहे हैं हरियाणा के मामले में कि ये हमको फुटेज दे दीजिए और ये डिटेल दे दीजिए, तो आप भाग क्यों रहे हैं? अगर आप गलत नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? कानून क्यों बना रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं दिया जा सकता? क्या नहीं दिया सकता? आज सारा डॉक्यूमेंट, सारा डाटा जो है वो एलन मस्क अमेरिका का उठा के पता नहीं कहां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज भारत का भी डाटा किसके पास है? आप स्टार लिंक से उससे जोड़ने जा रहे हैं, किसके पास कंट्रोल रहेगा आपके डाटा का? और आप कह रहे चुनाव आयोग का डाटा नहीं जाना चाहिए। बाद में तो ट्रम्प भाई ने कह दिया ना, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि दिस $21 मिलियन वॉज गिवन टू माई फ्रेंड मोदी। अब आप एक्सप्लेन करिए कि वो आपको मिला था कि नहीं मिला था, और नहीं मिला था तो बोलिए ना कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। इतनी तो बिल्कुल, साहस होनी बिल्कुल। चाहिए। ये सब भटकाइए मत। अब देश को नौकरी चाहिए, देश को विकास चाहिए, देश को शांति चाहिए, देश को स्थिरता चाहिए, देश को एक सच बोलने वाली सरकार चाहिए, सच्चाई चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। जी। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, सच्चाई चाहिए, झूठ नहीं चाहिए और झूठ का पुलिंदा ये सरकार बन चुकी है और लगातार हर गैर ज़रूरी मुद्दे से देश को भटकाती हुई सीधे तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि ज़रूरी मुद्दों की जो हैं, उसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए आपको नेहरू, इंदिरा की याद दिलाई जाएगी, कांग्रेस को कोसा जाएगा और विपक्ष को देश के दुश्मन की तरह आपके सामने पेश किया जाएगा। यही एजेंडा है लगातार जो हम देख रहे हैं। पीयूष जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब इस तरीके से घिर गई है ये सरकार और चुनाव आयोग कि उसे अब जवाब देना ही होगा? संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी। नहीं, देखिए बिल्कुल जवाब देना होगा। इसीलिए आप देखिए जो चुनाव आयोग ने जो एक फॉर्मेलिटी करी है और जो है कि जिस तरह से लगातार जो है कि मामला उठाया संसद में, राहुल गांधी ने उठाया इस बात को और लगातार जो इस पे दबाव बन रहे हैं, तमाम चीज एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। तो ये दबाव बन रहा है। देखिए दबाव बनाना ही मेन है। अगर दबाव बनता है वो विपक्षी दलों के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा, जो 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 सोसाइटी जो है सोशल ग्रुप्स है उनके द्वारा, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनके द्वारा, ये दबाव ही जो है कि वो इनको कहीं जो है कि मजबूर करेगा कि वो कोई जवाब दे इसका जो है। आज चुनाव आयोग को क्यों ये सब सारे जो है कि दलों को ये एक चिट्ठी भेजनी पड़ी कि आप सुझाव दीजिए? ये वही दबाव है। कल तक तो ये नहीं कह रहे थे। कल तक तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कह रहे थे भाई वो तो सारी, हम तो जो ट्रांसपेरेंसी है पूरी प्रक्रिया में, हम तो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आज वो सुझाव मांग रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। सिर्फ जो संकट उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं लगातार, जिस दबाव में, उस दबाव को जो है शिफ्ट करने की कोशिश वो कर रहे हैं इस तरीके का, करना उनको कुछ नहीं है। तो लेकिन ये दबाव ही है जो लोकतंत्र में देखिए काम करता है। और जिस तरह से इस बार जनता ने विपक्ष को एक मजबूती के साथ भेजा है, ज्यादा नंबर्स के साथ भेजा है, और लगातार हम देख रहे हैं पिछले पिछले जो लोकसभा थी उसके तुलना में अगर इस बार की लोकसभा देखिए तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पे हावी है और लगातार जो है, भले ही स्पीकर चाहे कुछ भी कर, किसी भी तरह जो है वो पक्षधरता दिखाए वो, लेकिन वो जो है कि विपक्ष की आवाज को दबाने में असफल हो रहे हैं। और तमाम विपक्ष जो एकजुट होकर जो है, तमाम ये दुष्प्रचार के बावजूद कि इंडिया गठबंधन जो है वो जो है बट रहा है, वो टूट रहा है, ये हो रहा है, जितने भी मुख्य मुद्दे हैं, देश के से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनपे जो है विपक्ष पूरी ताकत के साथ जो है पार्लियामेंट में वो जो है एक साथ जो है वो खड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है ये दबाव ही, और ये दबाव लगातार बनता रहेगा
जब तक, और जनता के बीच से भी अगर आता है ये दबाव, मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी होगा और इस सरकार को जवाब देना ही होगा। लोकतंत्र में आपको जवाब देना होता है, आपको चुना इसीलिए गया है कि आप जवाब दें, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दबाव बनाना बहुत जरूरी है, वो एक अहम पक्ष है लोकतंत्र का, और हर तरीके से दबाव बनाया चाहे सरकार पे, तभी सरकार जो है कुछ न कुछ जो है कोशिश करेगी। वरना एक इसी तरह से प्रधानमंत्री जो है, देखिए पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, और लेकिन वो जो है कभी कहीं घूम रहे, कभी कहीं घूम रहे हैं, और अब मॉरिशस चले गए हैं, जबकि वहां मॉरिशस जाके उनको कुछ खास देश के संदर्भ में बहुत कुछ करना नहीं है उनको, लेकिन वो एक घुमंतु जीव है, वो जो है कि कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। मणिपुर देखिए, मणिपुर की कल ही की खबर है, वहां पे भयंकर जो है हिंसा हो रही है अभी भी, जबकि राष्ट्रपति शासन है वहां पे, केंद्र सरकार का सीधे सीधे नजर है वहां पे, गृह मंत्रालय का, लेकिन वहां पे जो है वायलेंस थम नहीं रहा है, वहां की स्थितियां सुधर नहीं रही है। लेकिन महोदय जो है वो घूम रहे हैं, वो कभी जानवरों के साथ जो है फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी जो है शावकों को दूध पिला रहे हैं। मतलब ऐसा, आपको याद होगा कि रोम की जो कहावत थी कि नीरो जो चैन से बंसी बजा रहा था, पूरा 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 रोम जल रहा था और वो जो है बंसी बजा रहा था अपना। तो वही हालात जी। लगभग हो गए हमारे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप देखिए महिलाओं का भी हाथरस की घटना देखिए, कल ही एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें किस तरह से एक ये जो उत्तर प्रदेश है जिसको बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां महाकुंभ का जो है कि महिमा गान किया गया लगातार, जो है कितनों की मौत हो गई उसका कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा है। और वहां पे कल का एक वीडियो है हाथरस में, एक बच्ची जिसके साथ जो है कुछ लोगों ने छेड़खानी करी, उसके पिताजी ने जो है रिपोर्ट लिखवाई इसकी, उसके पिताजी को गोलियों से भून दिया गया, मार डाला गया। ये हाल है वहां के शासन का, प्रशासन का। ये महिलाओं को, ये लड़कियों के लिए जिसकी बात करते हैं आप, पढ़ोगे तो बढ़ोगी, ये है कि और जो है पढ़ाने की बात करते हैं, उसको आगे ले जाने की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं आप, जो है कि ये इस तरह के जो बांटने की बात करते हैं कि साहब एक बात और चल रही है कि इन लोगों ने जो है हमारे जो है कि बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ जो है कि बलात्कार किया, और उनको उनके साथ जो है इस धर्म परिवर्तन का एक कानून इस सिलसिले में मध्य प्रदेश की अभी यही खबर आई हुई है, किस तरह से वहां एक कानून ला रहे हैं जिसमें लड़की को धर्मांतरण पे रोक लगा दी जाएगी। लड़कियों के क्यों, पुरुषों के क्यों नहीं फिर? और दूसरी बात है कि ये लड़कियों का अपना वजूद नहीं है क्या, और किसी की आजादी नहीं है क्या कि आप, लेकिन आप लड़कियों को बचा नहीं पा रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ जो है उसमें कहीं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, पिछले दो टर्म से सरकार है इनकी, वहां पे अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं हो पाया, यहां तक कि गोंजाल्वेस साहब जो वकील वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी न्याय नहीं मिला उसको, लोग उनके पेरेंट्स परेशान, क्योंकि भाजपा के लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, वो जो होटल वाला रिजॉर्ट वाला मालिक था वो भाजपा का कार्यकर्ता था। तो ये सब चीजें हो रही है महिलाओं को लेकर, तो आप इस तरह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्वेलित होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जनता को होना चाहिए। और ये धर्म का जो मुलम्मा, जो ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है लगातार धर्म के नाम पे बांट के, जो इस तरीके से मतलब कुछ भी किया जा रहा है किसी भी तरह से, इस पे तो देखिए अब तो अगर मुझे लगता है कि इस देश की जनता अगर जो है कि वो कहीं जागरूक है, उसके अंदर कुछ भी एक रैशनैलिटी है, तो उसको तुरंत जो है हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, उनको हमेशा के लिए जो है बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज जो देखिए खत्म हो गया, देश खत्म हो गया, तो फिर उसका पुनर्निर्माण बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा विकास हुआ जिसके आधार पे हम दुनिया में जाने जाते रहे हैं, वो चीजें तमाम खत्म, आप खत्म करते चले जा रहे हैं, और कोई सब लोग मौन साधे हुए हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है एक प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, और जन हस्तक्षेप की बहुत जरूरत है आज, वो लोगों को ही करना पड़ेगा, चाहे वो बैलेट बॉक्स से करें, चाहे वो ईवीएम से करें, चाहे वो सड़कों पे आके करें, चाहे वो जो है कि घेराव करके करें। मुझे लगता है वो समय आ गया है कि अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी उदारवादी संस्कृति को बचाना है, अपने दिलों को बचाना है, अपने दिमाग को बचाना है, तो हमें जो है कि जनता को आना पड़ेगा। जन हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, मुझे लगता है इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है।
जाहिर सी बात है और देखना होगा कि कब तक ये आवाजें इस तरह से बुलंद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका, पीयूष जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।